India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट राउंड अप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। राजद्रोह मामले में आरोपी पूर्व आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब, कहा पुलिस अधिकारियों का सत्ताधारी पार्टी की ओर झुकाव परेशान करने वाला चलन। यूनिटेक मालिकों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा कि घर खरीदारों का पैसा जब तक विदेश से नहीं आता तब तक जमानत नहीं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा न हो बाधित। निजी स्कूलों को अनाथ बच्चों की फीस माफ करने या आधी फीस वहन करने का राज्यों को दिया निर्देश। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी 9 जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी। नियुक्तियों के बावजूद भी एक जगह रहेगी खाली। अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस नागा रत्ना बन सकते हैं देश के पहली महिला चीफ जस्टिस। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन 9 जजों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं और सिफारिश किए गए नामों में से जस्टिस नागा रत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। हालांकि वो 25 सितंबर से 29 अक्टूबर 2027 तक के छोटे समय अवधि के लिए ही पद संभाल सकती हैं। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में 24 न्यायाधीश हैं। 9 जजों की नियुक्ति के बाद भी शीर्ष अदालत में एक पद खाली रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए सभी 9 नामों को केंद्र की मंजूरी मिल गई। इन नामों में 3 महिला जज भी हैं, जिनके नाम जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक के बाद 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की होगी नियुक्ति। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हिमा कोहली, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना, गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस बेला त्रिवेदी, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.एस. ओका, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस सी.टी. रविंद्र कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के जज एम.एम. सुंदरेश, वरिष्ठ वकील पी.एस. नरसिम्हा को सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने पहली बार 3 महिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। अब जस्टिस नागरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। गौरतलब है कि जस्टिस रहिंटन नरिमन के सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने की कुछ दिनों बाद ये जानकारी सामने आई। जस्टिस नरिमन मार्च 2019 से कॉलेजियम के सदस्य थे। कहा जाता है कि उनके दृढ़ रुख के चलते नामों पर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में सीजेआई एन.वी. रमन्ना और जस्टिस उदय यू ललित, ए.एम. खानविलकर, धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव शामिल थे। नवंबर 2019 में सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद से कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार को एक भी सिफारिश नहीं भेजी। 12 अगस्त को न्यायमूर्ति नरिमन के बाहर हो जाने के बाद से 9 लोगों की जगह खाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और छत्तीसगढ़ सरकार से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया। अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह और आय के गात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 आपराधिक मामले दर्ज करवाए थे। और वहीं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार बदलने पर राजद्रोह के मामले दायर करना एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य पुलिस को इन मामलों में अपने निलंबित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया और पीठ ने सिंह को जांच में एजेंसीज के साथ सहयोग करने के भी निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने छत्तीसगढ़ पुलिस को निर्देश दिया कि वे अपने ही निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार न करें। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने सिंह को भी ये निर्देश दिया है कि वो जांच में सहयोग करें। सत्ता बदलने के बाद राजद्रोह जैसे मामले दर्ज करने को सुप्रीम कोर्ट ने परेशान करने वाला चलन बताया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को निलंबित आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। आईपीएस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राजद्रोह सहित 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि देश में ये चलन काफी परेशान करने वाला है और पुलिस विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो पुलिस अधिकारी भी उस सत्ताधारी पार्टी का पक्ष लेने लगते हैं और इसके बाद जब दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने लगती है। इसे बंद करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों के भीतर 2 अलग-अलग याचिकाओं पर जवाब देने का भी निर्देश दिया और इस दौरान पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। निलंबित पुलिस अधिकारी की ओर से वरिष्ठ वकील एफ.एस. नरीमन और विकास सिंह पेश हुए और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और साथ ही राकेश द्विवेदी भी पेश हुए। प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा उनके खिलाफ दायर देशद्रोह के मामले में सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करती है। सिंह ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह की एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया और उन्हें 4 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अतिरिक्त संरक्षण दिया। पीठ के सदस्य जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो अगले 4 हफ्तों में मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दें। अदालत ने ये भी कहा कि एफआईआर के एक अवलोकन से स्पष्ट था कि प्राथमिकी 8 जुलाई 2021 को दर्ज की गई और रिट याचिका 13 जुलाई 2021 को दर्ज की गई थी, इसलिए ये पिटीशन प्रीमेच्योर है। वरिष्ठ वकील एफ.एस. नरीमन और विकास सिंह निलंबित आईपीएस अधिकारी की ओर से कोर्ट में दलील दे रहे थे, जबकि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और राकेश द्विवेदी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेट छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह सहित 2 केस दर्ज किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। यूनिटेक समूह के प्रमोटर संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा को तब तक जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा जब तक कि विदेशों से कुछ पैसा वापस नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि संजय चंद्रा पिछले 4 साल से जेल में हैं और उन्हें अब जमानत दी जानी चाहिए। चंद्रा के वकील की एक दलील पर पीठ ने कहा कि आपके मुवक्किल को अच्छी तरह से पता है कि पैसा कहां है। यूनिटेक को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा किया है और दक्षिण दिल्ली में संस्थापकों का गुप्त अंडरग्राउंड ऑफिस मिला है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय और अजय चंद्रा दोनों ने जेल से एक डमी डायरेक्टर को भी प्रभावित करने की कोशिश की थी और ईडी ने बताया कि दोनों जेल से ही काम कर रहे थे और इसके बाद यूनिटेक के दोनों प्रमोटर्स को तुरंत दिल्ली तिहाड़ जेल से हटाने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने दोनों को अलग अलग जेल में रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक प्रमोटर संजय और अजय चंद्रा को लेकर जारी किया आदेश। संजय और अजय चंद्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि संजय चंद्रा पिछले 4 साल से जेल में है और उन्हें अब जमानत दी जानी चाहिए। चंद्रा के वकील की एक दलील पर पीठ ने कहा कि आपके मुवक्किल को अच्छी तरह से पता है कि पैसा कहां है। कोर्ट ने यूनिटेक के दोनों प्रमोटरों को तुरंत दिल्ली तिहाड़ जेल से हटाकर मुंबई में एक को आर्थर रोड जेल और दूसरे को तलोजा सेंटर जेल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों को जेल में कोई भी अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से व्यक्तिगत रूप से मामले की जाँच कर जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की
भूमिका तय कर इस मामले पर 4 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अजय और संजय चंद्रा तिहाड़ जेल के भीतर से काम कर रहे हैं। इन दोनों ने दक्षिणी दिल्ली में एक स्थान पर गुप्त कार्यालय बनाया है। वहाँ जेल के भीतर से उन दोनों के निर्देश के आधार संपत्तियों को बेचा जा रहा है। इस मामले में ईडी ने इस साल 5 अप्रैल और 16 अगस्त को 2 स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें 16 अगस्त की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया था कि जेल परिसर को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया और गवाहों को भी प्रभावित किया गया। फॉरेंसिक ऑडिट से पता चलता है कि समूह के प्रोमोटर्स ने घर खरीदारों और बैंक द्वारा कर्ज के तौर पर दिए गए हजारों करोड़ रुपए टैक्स हेवन देशों में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक समूह के नए प्रबंधन बोर्ड को 3 परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों ARC के साथ बातचीत करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इन कंपनियों को 15,000 फ्लैट में से 8,000 फ्लैट परस्पर सहमति से तय बकाये के एक मुश्त भुगतान के लिए सौंपे गए थे। वर्तमान में 74 आवासीय और 10 व्यवसायिक निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं। इनमें 15,000 इकाइयों का कब्जा घर खरीदारों को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट AP। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी या फिर NLSIU द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक छात्र को अगले शैक्षणिक साल में पदोन्नत करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने विश्वविद्यालय को छात्र को 5वें सेमेस्टर में शामिल होने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कि शैक्षणिक मामले में न्यायिक हस्तक्षेप ने अनुशासन बनाए रखने में उनके सामने जटिलता पैदा की। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि हम कहेंगे कि आमतौर पर न्यायालय शैक्षणिक संस्थानों के अनुशासनात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करता है और ऐसे में विश्वविद्यालय को अपने तरीके से व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जब चीजों को मंच से परे दबाया जाता है, न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है और इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि हम ये स्पष्ट करेंगे कि छात्रों को यह मानने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है कि यदि वे नियमों के विपरीत कार्य करते हैं तो वो न्यायिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। 20 नवंबर 2020 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने NLSIU द्वारा पारित किए आदेश को रद्द कर दिया था और जिसमें BA LLB ऑनर्स के चौथे साल में कानून के छात्र के प्रवेश से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये एक विषय में असफल रहा था और छात्र को 13 मार्च को आयोजित बाल अधिकार कानून की परीक्षा में F ग्रेड घोषित किया गया था, क्योंकि उसे परियोजना कार्य की कथित साहित्यिक चोरी के कारण कोई अंक नहीं दिया गया था और उसे तीसरे साल में तीसरी तिमाही की स्पेशल रिपीट परीक्षा देने की भी अनुमति नहीं थी। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता शिवम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, सुप्रीम कोर्ट ने NLSIU की SLP खारिज करते हुए आखिर क्या दलील दी है? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि हम कहेंगे कि आमतौर पर न्यायालय शैक्षणिक संस्थानों के अनुशासनात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से घड़ा करता है और ऐसे में विश्वविद्यालयों को अपने तरीके से अपना घर स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जब चीजों को मंच से परे दबाया जाता है, न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है और इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है। हम ये स्पष्ट करेंगे कि छात्रों को यह मानने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है कि यदि वे नियमों के विपरीत कार्य करते हैं तो वे न्यायिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि हम सराहना करते हैं कि याचिकाकर्ता संस्थान एक उत्कृष्ट विद्यालय है। हम साहित्यिक चोरी को रोकने के प्रयास को भी सराहना करते हैं। हालांकि मामले की तथ्यों में हम मानते हैं कि मौजूदा नियमों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया था और यही कारण है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 18/11/2020 का आदेश दिया था। पीठ ने इस बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीठ ने इस बात का भी ध्यान दिया कि अदालत के समक्ष जो मांगा गया है वह यह था कि रजिस्ट्रार ने अपनी सहमति नहीं दी थी और कहा कि वह इसकी सराहना नहीं करते, क्योंकि सुनवाई शारीरिक तौर पर थी और किसी भी गलतफहमी की संभावना कम थी। देखिए, आगे कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के ईमेल को पढ़ने का प्रयास, क्योंकि अपराध स्वीकार करना ऐसी चीज है जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश स्वीकार नहीं किया, उसे पढ़ने के बाद हम इसका वैसे ही समर्थन करना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी इस सारी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निजी स्कूलों में मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद अनाथ हो गए बच्चों की शिक्षा कम से कम वर्तमान शैक्षणिक साल के दौरान बिना किसी व्यवधान के जारी रहे।
कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसे स्कूलों को फीस माफ करने या राज्य द्वारा ऐसे बच्चों की आधी फीस वहन करने के लिए कहा जा सकता है और राज्यों को बाल कल्याण समितियों के जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए और निजी स्कूलों के साथ बातचीत करने के लिए निर्देशित किया गया और जहां पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इस साल उनकी शिक्षा बाधित न हो। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव साथ ही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने ये निर्देश स्वतः संज्ञान से प्रभावित बच्चों के मुद्दे से निपटने के लिए गए मामले में पारित किया। हालांकि पीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आदेश देना शुरू किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि वो आदेश को सभी राज्यों पर लागू कर रही है। पीठ ने कहा है कि राज्यों को इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने चाहिए। पीठ ने रेखांकित किया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाल स्वराज पोर्टल में कोविड के दौरान एक या दोनों माता पिता को खोने वाले बच्चों की जानकारी अपलोड करने में देरी संकटग्रस्त बच्चों के हित के लिए हानिकारक होगी। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कई एजेंसीज में सहायता लेने का भी निर्देश दिया था। बेंच ने कहा था कि मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माता पिता ये दोनों में से एक को खो दिया है उनकी पहचान में और देरी नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने जिलाधिकारियों के अनाथों की पहचान के लिए पुलिस, डीसीपीओ, सिविल सोसाइटी संगठन, ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी, आशा नेटवर्क की सहायता लेने के लिए बाल कल्याण और संरक्षण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश करने के भी आदेश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में जब तक राशन की नीति लागू न हो तब तक बिना राशन कार्ड के लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना जारी रखें। न्यायमूर्ति रेखापल्ली अधिवक्ता अभिषेक आनंद के माध्यम से 7 परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। इन परिवारों ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी थी और इसलिए इन्होंने दिल्ली सरकार से सभी परिवारों को बिना किसी राशन कार्ड पर जोर दिए कम से कम 3 महीने की अवधि राशन की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की। याचिका में उन्हें कुछ मौद्रिक राहत प्रदान करने के निर्देश भी मांगे गए ताकि वे अपना खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर खरीद सके या कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए एलपीजी सिलेंडर दिया जा सके। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को अवगत करवाया कि मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को पहले से ही मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र की ओर से पेश अजय दिग्पाल ने कहा कि भले याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय पूल से सभी लाभार्थियों को कल्याण अन्न योजना खाद्यान्न का मुफ्त आवंटन प्रधानमंत्री गरीब के तहत किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तुत किया उक्त योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को लॉकडाउन हटाए जाने के बावजूद मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा था। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में निर्णय के लिए कुछ नहीं बचा है। याचिका को कोर्ट द्वारा निष्फल रूप से निपटाया गया है और इससे पहले दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हो उन्हें गैर पीटीएस राशन वितरण की योजना राष्ट्रीय राजधानी में 5 जून से शुरू होने की संभावना है। उधर गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 5 पर रोक लगाने वाले अपने 19 अगस्त के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें आदेश में कोई बदलाव करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और साथ ही न्यायमूर्ति बीरेन्द्र वैष्णव की खंडपीठ ने समक्ष पेश हुए महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 का विवाह से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए न्यायालय के 19 अगस्त के आदेश में धारा की कठोरता को कम करने की आवश्यकता है। इसमें धारा 5 का उल्लेख है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने तर्क दिया है कि यदि अधिनियम की धारा 5 को स्थगित आदेश में शामिल नहीं किया जाता है तो न्यायालय का पूरा आदेश काम नहीं करेगा और इस तरह का न्यायालय का आदेश अप्रभावी हो जाता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि अगर कोई अंतर धार्मिक शादी करना चाहता है तो ये अनुमान है कि तब तक गैर कानूनी है जब तक कि धारा 5 के तहत अनुमति नहीं ली जाती है, जो कि अदालत ने केवल सहमति वाले वयस्कों के बीच ही विवाह के संबंध में धारा 5 पर रोक लगा दी है। प्रावधान व्यक्तिगत रूप से धर्मांतरण के लिए रुका हुआ नहीं माना जाएगा और महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 5 विवाह से संबंधित नहीं है, केवल उस व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने संबंधित है जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है। एजी ने तर्क दिया है कि अगर आज मैं बिना किसी प्रलोभन या बल या किसी कपटपूर्ण तरीके से बिना स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता हूं तो मैं अनुमति नहीं ले सकता, क्योंकि धारा 5 पर रोक लगा दी गई है। ये धारा सामान्य तौर पर धर्मांतरण पर लागू होती है और इसके बाद आदेश को निर्धारित करते हुए न्यायालय ने इस पर कहा है कि हमें 19 अगस्त को हमारे द्वारा पारित आदेश गुजरात स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए कोई बदलाव करने का कोई कारण नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में जब तक राशन की नीति लागू न हो तब तक बिना राशन कार्ड के लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाना जारी रखें। न्यायमूर्ति रेखापल्ली अधिवक्ता अभिषेक आनंद के माध्यम से 7 परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। इन परिवारों ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार से सभी परिवारों को बिना किसी राशन कार्ड पर जोर दिए कम से कम 3 महीने की अवधि राशन की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की। याचिका में उन्हें कुछ मौद्रिक राहत प्रदान करने के निर्देश भी मांगे गए ताकि
वे अपना खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर खरीद सके या कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए एलपीजी सिलेंडर दिया जा सके। उन्हें सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को अवगत करवाया कि मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को पहले से ही मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र की ओर से पेश अजय इकबाल ने कहा है कि भले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय पुल में सभी लाभार्थियों को कल्याण अन्न योजना खाद्यान्न का मुफ्त आवंटन प्रधानमंत्री गरीब के तहत किया जा रहा है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि उक्त योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है, देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को लॉकडाउन हटाए जाने के बावजूद मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में निर्णय के लिए कुछ नहीं बचा है और याचिका को कोर्ट द्वारा निष्फल के रूप में हटाया या निपटाया गया था। इससे पहले दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें गैर पीडीएस राशन वितरण के योजना राष्ट्रीय राजधानी में 5 जून से शुरू होने की संभावना है। चलिए, कोर्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.